नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों की हिंदी टीचर कुमकुम मिस आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ खेती से आई तब्दीलियाँ। तो बच्चों, यह जो शीर्षक है खेती से आई तब्दीलियाँ, इससे आप समझ गए होंगे कि खेती से आई तब्दीलियाँ यानी बदलाव के बारे में इस पाठ में बताया जा रहा है। इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह पाठ लिखा है और यह पाठ एक पत्र के रूप में लिखा गया है जो अपनी बेटी इंदिरा जी को नेहरू जी ने लिखा है। पत्र, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि पत्र क्या है, तो पत्र हमने पढ़ा है कि दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो आप सबको मालूम होगा कि यह जो पाठ है यह किस पत्र के किस रूप में लिखा गया है। यह अनौपचारिक रूप में लिखा गया है क्योंकि जब भी हम अपने किसी रिश्तेदार को, किसी रिलेशन में, अपने मित्र, सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं तो वह किस में आ जाता है? अनौपचारिक वे में आ जाता है। तो अभी हम ये पाठ शुरू करेंगे, लेकिन पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को उनका परिचय दूंगी। जो लेखक है इस पाठ के, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में मैं कुछ आपको बताने जा रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 27 मई 1964 नई दिल्ली में। इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। जैसा बच्चों आप सब लोग जानते हो कि जो हमारा स्वतंत्र भारत है उसके प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि बहुत अच्छे चिंतक थे। चिंतक यानी किसी विषय पर अच्छे से विचार करना। वक्ता यानी अच्छा बोलने वाले थे। लेखक भी थे और विचारक भी थे। जैसा मैंने बोला आपको कि किसी भी अच्छे विषय पर चिंतक यानी सोचना और विचारक यानी विचार करना। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया। इन्होंने बहुत अच्छा विकास किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को भी प्रोत्साहित किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ है एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र पुत्री के नाम। जैसा ये भी है एक पाठ कि पिता का पत्र ही है यह पुत्री के नाम, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, खेती से आई तब्दीलियाँ। तो बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे पहले कि मैं पाठ शुरू करूँ, आपको मैं थोड़ा सा गद्य संबंधी बताऊंगी। गद्य संबंधी का मतलब होता है कि इस पाठ में क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर, आदिम यानी पहले की अवस्था से, पुराने ज़माने की अवस्था से आगे बढ़कर, जैसे आदिम और आधुनिक दोनों अपोजिट वर्ड है। आदिम का अपोजिट है आधुनिक। तो आदिम यानी पुराने ज़माने की अवस्था से लेकर के आगे बढ़ के खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। इस पाठ में नेहरू जी ने बहुत अच्छे ढंग से अमीरी गरीबी के बारे में या बचत को कैसे करना है, ये सारी बातों को इस पाठ में समझाया गया है। तो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पाठ की ओर। और पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा शब्द वाटिका की ओर यानी शब्द समूह की ओर लेके जाऊंगी कि मैं थोड़ा सा मीनिंग इसका मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। जो इसमें कुछ शब्द आए हैं, कस्बा। तो कस्बा मतलब होता है गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती, यानी बस्ती को हम लोग कस्बा कहते हैं। चारागाह यानी जानवरों के चरने की जगह को चारागाह कहते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे यही दो शब्द मैं आपको बता रही हूँ। पाठ पढ़ते समय अगर कोई भी ऐसा शब्द मुझे लगेगा कि कठिन है तो मैं ज़रूर आपको क्लियर करूँगी। आगे देखिए, इसमें कुछ मुहावरे भी है जो वो भी आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। खाली हाथ रहना यानी पास में कुछ भी न होना, और सिर खपाना यानी बहुत बुद्धि लगाना, बहुत दिमाग लगाना। पसीना बहाना यानी कड़ी मेहनत करना, इसे कहते हैं पसीना बहाना। तो ये हो गया हमारा शब्द वाटिका। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे पाठ की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी खेती से आई तब्दीलियाँ, जिसके लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ और आप हर
पाठ का हर एक मीनिंग अच्छी तरह से समझ सको। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह जो एक पत्र है अनौपचारिक तरीके का पत्र है जिसे जवाहरलाल अपनी बेटी को लिखे हैं, और उन्होंने उस पत्र में क्या लिखा है कि खेती से किस तरह से हमारे जीवन में बदलाव आए हैं। तो बताना चाह रहे हैं कि प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे, हर एक आदमी शिकार करता था। स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं कि बिल्कुल शुरू में, यानी जब काम बटे हुए नहीं थे, लोग क्या करते थे, किस पर गुजर बसर करते थे, शिकार करके अपनी गुजर बसर करते थे। तब काम बटा हुआ नहीं था, हर एक आदमी शिकार करता था, सब लोग शिकार ही करते थे और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। अब बता रहे हैं वो कि धीरे धीरे क्या होगा, पहले सब लोग एक ही तरह से रहते थे, एक ही जैसा रहते थे, एक ही जैसा सनेगा से काम करने में लग जाते थे, लेकिन धीरे धीरे काम बंटना शुरू हुआ क्योंकि धीरे धीरे लोगों में तब्दीलियाँ आई, बदलाव आए, और वो लोग क्या किए, काम बांटना शुरू किए। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। कह रहे हैं कि धीरे धीरे किस तरह से काम बांटना शुरू किया गया कि मर्द लोग शिकार करने जाए और औरत घर में रह जाए और घर में जो पालतू जानवर हैं उनकी निगरानी करे। निगरानी करना यानी देखभाल करना, निगरानी करे और बच्चों को संभाले, खाना वगैरह बनाए और घर में रहे। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। जब धीरे धीरे शिकार के बाद आदमी खेती के तरफ गया तो उनके सामने कई तरह के अलग अलग बातें निकल कर आई। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गया। अब क्या होता है, जैसे ही हम लोग, आप भी देखते हो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप हमारे लाइफ में काम ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो जब वो लोग शिकार से खेती की ओर बढ़े तो उनके काम बढ़ते गए और कई हिस्सों में बंटते गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। करें कुछ लोग शिकार खेलने लगे और कुछ लोग क्या करते थे, खेती करने लगे थे, जो कि हल चलाते थे, उससे अन्न उपजाने लगे। ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए, यानी जैसे जैसे दिन गुजरते गए आदमी लोग क्या सीख लिए, नए नए पेशे सीखे। पेशे यानी काम करने के तरीके, रोजगार के तरीके सीख गए और वो काम में उनमें पक्के हो गए, यानी सीख करके मैच्योर हो जाना, पक्के हो जाना, यानी काम करने के लायक हो गए। आगे कह रहे हैं नेहरू जी कि खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। मतलब खेती करने से एक और फ़ायदा, नतीजा यानी फ़ायदा यह हुआ कि अलग गांव बन गया, फिर गांव बनने के बाद कस्बे यानी इलाका, जो पहले ही हमने बताया है आपको, कस्बा बन गया। लोग इनमें आबाद होने लगे, यानी खुशी से रहने लगे, आबाद होने लगे, यानी बढ़ने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। कह रहे कि जब लोग खेती नहीं करते थे उससे पहले लोग क्या करते थे, इधर उधर घूमते थे और घूम करके शिकार करते थे, यानी जानवरों को मारते थे और उसी से अपना वो पालन पोषण करते थे। उनके लिए एक अच्छी जगह रहना ज़रूरी नहीं था और इसके वजह से उनको कहीं किसी जगह रुकना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि शिकार करना था घूम घूम करके, तो उनको कहीं किसी जगह रुकने की ज़रूरत नहीं थी। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। तो शिकार जब वो करते थे तो उन्हें हर जगह घूम घूम करके शिकार करना पड़ता था और गाय बकरी के वजह से भी उनको इधर उधर घूमना पड़ता था। लेखक कह रहे हैं कि वो लोग शिकार हर एक जगह मिल जाता था, इसके सिवा उन्हें गायों बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। कह रहे कि उनको शिकार करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था और चूंकि वो गाय बकरी रखे थे इसलिए भी उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता था, क्योंकि उनको चराने के लिए, चारागाह के लिए कुछ खिलाने पिलाने के लिए ज़रूरत पड़ती थी और वो चीज़ें एक जगह पर्याप्त नहीं था। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। कह रहे कि गाय, जो भी जानवर इनके पास थे, गाय बकरी भैंस बैल, वो लोग एक दिन कुछ जगह पे चरते थे और चरने के बाद वहाँ के घास ख़त्म हो जाते थे और इस वजह से प्लस जो ये लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे उसकी वजह से इनको हमेशा इधर उधर ही घूमना पड़ता था।
आगे लेखक बता रहे हैं कि जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना जरूरी हो गया। जब लोग खेती करने, अब खेती से तब्दीलियाँ क्या आई, बदलाव क्या आई, तो ये आप लोग देखिए कि जैसे ही उनको खेती करने जब आ गया तो इनको खेती के पास ही रहना जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि ज़मीन को जोत बोकर वे छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। कह रहे हैं कि जैसे ही खेती करने लगे तो अब वो खेती को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे, क्योंकि जहाँ पे खेती में हम जैसे ही बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद जैसे ही उसमें अंकुर आता है तो हम उसमें खाद डालने लगते हैं, पानी डालने लगते हैं, मतलब खेती का देखभाल करने पड़ते हैं, जिसके वजह से हमें वहाँ पर रुकना पड़ता है और रहना पड़ता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती करने से और दूसरे फ़ायदे क्या हुए आदमी को कि उनकी ज़िंदगी जो है वो आराम से कटने लगी, अच्छे से कटने लगी। क्योंकि इससे पहले वो आदमखोर जैसे पशु के पीछे, जानवरों के पीछे इधर उधर भागते थे, उन्हें मारते थे, खाते थे, जंगलों में रहते थे, उनके रहन सहन भी जानवरों जैसा हो गया था। लेकिन जैसे ही वो खेती करने लगे उनके हर चीज़ में एक यह सबसे पहला परिवर्तन हुआ कि उन्हें एक जगह ही रहना ज़रूरी हो गया। और एक जगह रहने की वजह से वो तो अपने लिए समझो कि घर बनाने की व्यवस्था करने लगेंगे, ढंग से रहने के बारे में सोचने लगेंगे। तो यह उनके ऊपर जो है यह बहुत बड़ी परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा चेंज हुआ कि उनकी जीवन जो है वो आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। कह रहे हैं कि बार बार इधर उधर भागकर जानवरों को मारने से ज़्यादा आसान था खेती में ज़मीन से अनाज पैदा करना। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वो एकदम से खा नहीं सकते थे। यानी कहने का मतलब कि इतना ज़्यादा अनाज होने लगा था जिसे वो अचानक से खाकर नहीं ख़त्म कर सकते थे, मतलब बचा भी सकते थे। एक और मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। कह रहे हैं कि जब ये एक और मज़े की बात बता रहे हैं लेखक कि जब आदमी बिल्कुल निपट यानी बिल्कुल ही शिकारी था तो वो कुछ बचा नहीं पाता था, वो सब खर्च कर देता था। कुछ बचाता भी होगा तो बहुत कम, और जैसे तैसे किसी तरह बस पेट भर पाता था। उसके पास बैंक न थे, वो बैंक नहीं था उसके पास, और वो बैंक के बारे में कुछ भी नहीं जानता था जहाँ वह अपने रुपये एवं दूसरी चीज़ें भी रख सके। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। कह रहे हैं कि किस तरह से आदमी धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, आदमी का जीवन किस तरह से सरल हो गया, अच्छा लाइफ जीने लगा, कि जैसे जैसे उन्होंने खेती करना शुरू किया उनके पास थोड़े सा भी, समझो खेती करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बीज लेते हैं, थोड़ा सा बीज डालते हैं, लेकिन उसकी उपज ज़्यादा होती है। तो इनके खाने से ज़्यादा उनके पास अनाज होने लगा। अब खाने से ज़्यादा जब अनाज होगा तो हम क्या करेंगे, अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। जब हमारे पास खाने से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसे जमा कर देते हैं, बचा कर रख लेते हैं। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। पहले तो वो लोग बचा हुआ अतिरिक्त यानी बचा हुआ अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वो उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे, इतना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत मतलब पेट भरने से ज़्यादा मेहनत करते थे। इतना ही नहीं मेहनत करते थे कि सिर्फ हमारे पेट भरने के लिए आ जाए, उससे ज़्यादा वो कमाने की कोशिश करने लगे। आगे लेखक कह रहे हैं कि तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं। अपनी बेटी को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम जानती हो कि आजकल बैंक भी खुल गए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिख करके निकाल सकते हैं। यानी ऐसा भी व्यवस्था हो गया है कि अब लोग अपने रुपए जमा कर सकते हैं और चेक पर लिख करके पैसे निकाल भी सकते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं, यह बहुत पहले की बात है जब नेहरू जी अपनी बेटी को बता रहे हैं। आज के समय में तो इतना कुछ विकास कर गया है कि हम अपने पैसे भी अपने मोबाइल से निकाल लेते हैं, घर बैठे ही निकाल लेते हैं, पैसे जमा भी कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत पहले की बात है जब नेहरू जी अपनी बेटी को खेती से आई तब्दीलियाँ बता रहे हैं। यानी जब मनुष्य जिस समय में मनुष्य जानवरों के पीछे भाग भाग करके शिकार करके अपना पालन पोषण करता था, और उसके बाद जस्ट जो खेती स्टार्ट किया था उस समय की ये बात है। तो कह रहे हैं कि अब इस तरह से बैंक की भी व्यवस्था हो गई है।
यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं कि जो पैसे लोग बैंक में जमा कर दे रहे हैं उसे अगर तुम गौर से सोचोगी तो समझ में आएगा कि किस तरह के पैसे हैं। यानी ये वही पैसे हैं कि अनाज जो बच गए हैं उन्हें वो लोग बेचे हैं और उस बेचे हुए अनाज के पैसे को जमा कर दिए हैं, क्योंकि वो एक बारगी से यानी एक बार उसको खा नहीं सकते हैं, खर्च नहीं कर सकते हैं। इसे वे बैंक में रखते हैं वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब है। कह रहे हैं कि जो लोग इस धंधा को समझदारी से कर रहे हैं वो लोग मालदार हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं और वह पैसे वाले लोग ही अमीर कहे जाते हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। अब बता रहे हैं कि यह बचा हुआ पैसा कहाँ से आता है, यह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि देखो, ये सब जो बिजनेस भी करते हैं, जो धंधा भी करते हैं, इन सारी चीज़ों में भी बहुत सारे दिमाग लगाने पड़ते हैं। कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गधा की तरह दिनों रात मेहनत करने वाले के पास ही बहुत पैसा है, बल्कि उल्टा देखने को मिलता है कि जो दिनों रात पसीना बहाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। कह रहे हैं कि यह कितनी बुरी व्यवस्था है कि वो जो बहुत मेहनत करता है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, क्योंकि वो उस तरह से चीज़ों को नहीं समझ पाता है और उस तरह से उसको नहीं बचा पाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। कह रहे कि बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि ये जो व्यवस्था है हमारी, जो इंतज़ाम है, कि मेहनत करने वाले के पास कुछ भी नहीं है, और कई लोग ऐसे हैं जो इतने दिमागी हैं कि वो बैठे बैठे अपने दिमाग को चलाते हैं और उनके पास बहुत कुछ आ जाता है। तो इस वजह से ही हमारे देश में गरीबी है। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। लेखक कह रहे हैं कि अभी तुम शायद छोटी हो और तुमको ये समझ में नहीं आएगा कि जो ये सब अर्थव्यवस्था है देश की वह क्यों है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों, आप लोगों से मैं भी यही कहूँगी कि फ़िलहाल तो आप इतना ज़्यादा मत सोचो, बस इतना सोचो कि खेती से बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई, बहुत सारे बदलाव हुए, लोग किस तरह से खेती करने लगे, मनुष्य की तरह रहने लगे, घर में रहने लगे, पैसे बचाने सीखने लगे, अच्छे से कपड़े गहने पहनना सीखने लगे, यानी बदलाव आए खेती से। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। लेखक कह रहे हैं कि बहुत कम थोड़े समय में तुम इन सारी बातों को समझने लगोगी। मैं भी आप लोगों से यही कहूँगी कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे इन सारी बातों को समझ जाएंगे कि बचाया कैसे जाता है, कमाया कैसे जाता है। तो इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। कह रहे कि इस समय सिर्फ आप इतना ही समझ जाओ कि कैसे खेती से परिवर्तन हुआ था कि इंसान उतना ज़्यादा नहीं खा सकता था जितना वो कमा सकता था, और जब पूरा नहीं खा सकता है तो उस अनाज को क्या करेगा, वो उस अनाज को बचाएगा और बेचेगा। लेकिन इसके फ़ायदे सब नहीं उठा पाए। सब जो समझदार थे, जो इन बातों को समझ सकते थे, वही इन तरीक़ों से आगे बढ़ पाए। यह जमा कर लिया जाता था। कह रहे हैं कि पूरा नहीं, सब नहीं खाया जाता था, यह जमा कर लिया जाता था। और उस ज़माने में न रुपये थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गाय, भेड़े, ऊँट या अनाज होता था वही अमीर कहलाते थे। कह रहे हैं कि उस ज़माने में ज़्यादा पैसों से लोगों की गिनती नहीं होती थी। जिनके पास जितने ज़्यादा पशु होते थे, यानी जितने ज़्यादा गाय, भेड़, बकरी, बैल होते थे, ऊँट होते थे या अनाज भी होता था, वो उतना ही अमीर कहलाता था, वही उस समय रईस कहलाता था। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, यह पाठ इस तरह से समाप्त करती हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मिस ने अच्छे से नहीं समझाया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज डाल दो। मैं उसे चेक कर लूँगी और आपको रिप्लाई दूँगी।